नमस्कार सभी लोगों को, सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, सभी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों पर। और आज मैं 11th क्लास बायोलॉजी से लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड। और इस वीडियो में जो भी हम कंटेंट कवर करेंगे वो नीट के लिए भी होगा और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। बेसिकली हमारा जो ज़्यादातर कंसंट्रेट होगा वो नीट पर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नीट हमारा कवर हो जाता है तो क्लास 11th का पूरा सिलेबस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्लास 11th के भी और क्लास 12th के भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मैं यूनुस अली एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में आपको इस पर बहुत ही शानदार वीडियोस मिलने वाले हैं, बहुत ही शानदार कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये कंटेंट मैं नीट के लिए लेकर आया हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ द लिविंग वर्ड। एंड इन दिस पॉइंट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा नीट के लिए। यहाँ से हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि लिविंग्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। हम यहाँ पर कुछ टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे और टैक्सोनॉमी के बाद हम कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि डेफिनिट प्रॉपर्टी क्या है लिविंग्स की और इनडेफिनिट प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो टैक्सोनॉमिकल एड्स से भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है लिविंग्स का, दैट इज़ द ग्रोथ। ग्रोथ इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द लिविंग। नॉन लिविंग्स डज नॉट हैज़ द कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, जर्नली फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग्स का कैरेक्टर काउंट नहीं किया जाता है। अब क्या होता है, हाउ डज द ग्रोथ टेक्स प्लेस, इन विच डायमेंशन द ग्रोथ टेक्स प्लेस। सो देयर आर two parameters. First is increasing in the mass. There are 2 points in which the growth has been takes place in the livings. First is the increasing in the mass and second increasing in the number of individuals. Increasing in the number of individuals, that is the parameter of the growth in the different organisms. ठीक है, देखिए अगर हम एक केस करें, देखिए 2 तरह के यहाँ पर जो है ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोटिस्ट होते हैं यहाँ पर। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो इन दैट केस जो दूसरा वाला पॉइंट है, द ग्रोथ इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स as they divide by the cell division. amoeba divided by cell division, they grow. ठीक है, they grow in the number. ठीक है, यानी कि ये एक तरह का इनका रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस है। हमने जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये बताया था। सो दैट मीन्स द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन एंड दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय इन विट्रो कल्चर। Means in the laboratories we can examine this process of cell division in making the colonies of bacteria and in making the colonies of several algae and protists. In the higher organisms, the increasing in the mass is the main characteristic. Increasing in the mass is the main characteristics of the growth. Increasing in the body mass is the identification of the multicellular organisms. Okay, cell divided and make the tissue by the process of cell differentiation. So the formation of the tissue is known as the histogenesis, the formation of the tissue, and then the development of the organs, that is known as the organogenesis.
प्रायर टू द बर्थ जब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है तो उसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, जब टिश्यू का डेवलपमेंट होता है तो क्या है, उसको टिश्यू कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट। आफ्टर दैट एम्ब्रियो टेक्स प्लेस एंड एम्ब्रियो इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड दिस कंटेन्स द टिश्यूज which are formed due to the differentiation, and after the formation of the tissue, formation of the organs takes place, formation of the organs takes place, and then the formation of the complete organism takes place, that is the increasing in the mass of the body. Okay, plant में भी जो ग्रोथ होती है वो क्या होता है, वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन के थ्रू होती है, एंड देन इट इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो डेफिनिट टाइम के लिए होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, but in plants the growth takes place throughout the life by the process of the cell division. So that means the growth in plants is indefinite. It is a very important part, it is a very important point कि plant की growth कैसी होती है, it is indefinite, और जो animals की growth है it is definite due to it is restricted to the age. ये किस पर डिपेंड करती है, एज पर डिपेंड करती है। आफ्टर द सर्टेन एज ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स द ग्रोथ हैज बीन प्रोहिबिटेड। Okay, then but the growth is not a defining property of the livings. ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इट हैज सम एक्सेप्शनल केसेस, इन दैट केस नॉन लिविंग्स कैन ऑल्सो बी ग्रोथ। ठीक है, नॉन लिविंग्स भी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, बाय एडिंग द मटेरियल, जैसे आप दीवार बनाते हैं तो ईंटों को जोड़कर, मसाले को जोड़कर क्या बनाया जा सकता है, दीवार की ग्रोथ की जा सकती है। ठीक है, इन दैट केस ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय एडिंग द मास इन द नॉन लिविंग थिंग्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ग्रोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ किस कंडीशन में, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द ग्रोथ कैन बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग्स। कब, व्हेन only if the condition under which the growth is taking place are explained। किस कंडीशन में ग्रोथ हो रही है, अगर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तब उस कंडीशन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, देन अनदर पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन यू हैड ए डिस्कशन इन द 10th क्लास, और जो बच्चे 12th क्लास पास कर चुके हैं उन्होंने रिप्रोडक्शन का पूरा पॉइंट पढ़ लिया है। ठीक है, अब दो, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग मेथड है। एक कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। कहाँ मिलता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट मैनी ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग्स। रिप्रोडक्शन भी लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आपने बहुत सारे पढ़े हैं, बाइनरी फिशन पढ़ा है, मल्टीपल फिशन पढ़ा है, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा है, दे आर टेक पार्ट इन द लाइफ प्रोसेसेस, बट ड्यू टू सम एक्सेप्शनल केसेज द रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग्स। जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि देयर आर सम एग्जांपल्स, देयर आर सम लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, लाइक मूल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज मूल्स आर स्टेराइल, यानी कि एक्सेप्शनल केस है। अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, बट इन द रिप्रोडक्शन मूल्स आर द एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, वर्कर बीज, ठीक है, वर्कर बीज, इनफर्टाइल मैन एंड वुमन, these are the examples through which who cannot reproduce. So the reproduce cannot be considered as the defining property of living being। ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन को क्या नहीं कर सकते, हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट इज द मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स all the chemical reactions in the body of organisms is known as the metabolism।
our body is like a chemical lab, and every time there are several chemical reactions takes place inside the cell or inside the organ or inside the tissue. Okay, and the all the reactions all together inside the body is known as the metabolism. So there are two types of the reactions, metabolic reaction. First is the anabolism, second is the catabolism. Anabolism means if देयर इज द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अगर नए सब्सटेंसेस का सिंथेसिस हो रहा है लिविंग की बॉडी के अंदर तो वो क्या, वो एनाबोलिज्म है. और अगर उनका डिग्रेडेशन हो रहा है मीन्स दे आर ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट कंडीशन इज नोन एज द कैटाबोलिज्म. ओके, द एग्जांपल ऑफ द एनाबोलिज्म आर प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस. दे आर द रिएक्शन ऑफ एनाबोलिज्म, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बनता है. कैटाबोलिज्म क्या है, रेस्पिरेशन एंड द डाइजेशन ऑफ द कैटाबोलिक प्रोसेस. ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन. जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, इसको हम बॉडी के बाहर देख सकते हैं. इन द फ्री सेल सिस्टम, in the culture medium, an isolated metabolic reaction in the test tube is neither living और नॉन लिविंग. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो ना लिविंग होगा ना नॉन लिविंग होगा. ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर है, नॉन लिविंग का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग का पार्ट नहीं है. नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए तो जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की विदाउट एनी एक्सेप्शन. ध्यान रखिएगा, दिस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है टू फील, हाउ टू फील. सो दिस इज ड्यू टू द सेंस ऑर्गन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ब्रेन. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, वी फील द चेंज इन द एनवायरमेंट एंड वी गिव द रेस्पॉन्स. Organisms can produce the response against the stimuli which is produced due to the chemical changes. This is known as the consciousness. Consciousness is the defining property of the living. ध्यान रखिएगा, consciousness केवल कहाँ होती है, consciousness केवल livings में होती है. और human beings जो है they have the self consciousness due to the good brain. We have a very complex nervous system. We have the several type of the sense organs, so we can feel the self consciousness. मतलब हम दुखी हैं हमें महसूस हो जाता है, हम खुशी हैं हमें महसूस हो जाता है. ध्यान रखिएगा. The point related to this next point is the homeostasis. Homeostasis is also the defining property. The homeostasis term is given by the Walter Cannon in 1939 to denote the dynamic process that ensure the maintenance of the constancy of the internal environment of the body. In other words, we can say that to maintain the constant environment of the body is known as the homeostasis. It may be positive or it may be negative, means it may be in the developing condition or it may be in the in developing condition. In the both cases we can do this. Okay, we can do this. Okay, then it can be at the cellular level, it can be at the organ system level. Okay, then in some homeotherms like the birds and mammals, homeotherm means warm blooded animal, it is peak of the development. मतलब जब बॉडी अपने फुल डेवलपमेंट पर पहुंचती है तो उस समय होमोस्टेसिस एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह पार्ट प्ले करता है. ओके, सो अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा था व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट विच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, विच इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एंड व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज. नाउ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Diversity means the different kind of the organisms are present on the earth, from bacteria to the highly complex to human beings. Okay, so let us discuss about the diversity. It is estimated that about 5 to 30 million different species are exist on the earth, but still
we have the knowledge about 1.7 to 1.8 million species has been identified, characterized and classified. Okay, it means it contains 1.2 million of the animal species and 0.5 million of the plant species. Okay, if we have the 10 organisms, so out of the 10, the 7 species of animals, means 70% species are contains of animals and 30% species are contains of the plants. So the animals have the large diversity than the plants, and out of these the 70% of the diversity in animals is of insects. ठीक है, among the animals, insect has the largest group. It contains this amount of the species. So this is the rough criteria, this is the rough estimation of the diversity in the living organism. So it is not easy to study a large diversity by the human beings at the normal level. So we have to create a different system through which we can study the biodiversity in a very easy manner, and that is known as the classification. So remember some terms. It was the Linnaeus who introduced the classification term and give the binomial nomenclature. It is a system which we will discuss later. What is the classification? The classification is defined as the characterization of the organisms into the coherent scheme based on the easily identifiable characters. Means when we grouping of the organisms on the basis of the similarities and the differences, that condition is known as the classification. Classification makes the study easier, classification makes the identification easier, classification helps in the discovery of the new organism, classification help in making the relationship between the two taxon. What is the meaning of the taxon? Taxon is a term related to the classification. Taxon refer to the category or a rank or a unit of classification. Means there are the different strata of the classification, in that we use the different units, different ranks and the different categories. Each category is known as the taxon. What the taxon are of two types. Taxon may be monophyletic and taxon may be diphyletic. Okay, taxon may be what? Monophyletic, or taxon may be what? Diphyletic. Okay, example are there. Hypothetical, this is a hypothetical Dipleura larva related to the ancestor of the chordate. Dipleura larva is may be considered as the larva of the Chianodermates. Okay, and it is considered that it is the ancestors of the chordates because it has the similarities of the Echinoderm larva with the Tornaria. Echinoderms has the larva known as the Tornaria larva, and this taxa are monophyletic because it is related to only one phylum. Polyphyletic are those organisms which that have evolved from many sources, monophyletic जो टैक्सा होते हैं वो केवल एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से इवोल्व होते हैं. जैसे बताया कि टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो काइनोडर्मेट्स जैसे लार्वा से कि ये जो हमारा डाइप्लियूरा लार्वा है ये टॉर्नेरिया लार्वा से डेवलप हुआ है. दैट मीन्स रिलेटेड टू द काइनोडर्मेट्स. लेकिन अगर बहुत सारे लिविंग्स का कनेक्शन किसी एक एंसेस्टर से होता है, not just a common ancestor, they have the different types of the ancestor, that condition is known as the polyphyletic, and the mammals are the polyphyletic characteristics. Okay, then what is the taxonomy? Taxonomy means the arrangement of the organisms into a well ranked manner. Taxonomy is the study of the classification. Taxonomy means it is derived from the two words. First is the taxas, second is the nomos. Taxas means arrangement and nomos means laws. तो taxonomy हमें क्या बताती है कि हम किस तरह से कैटेगरी को अरेंज करेंगे. ठीक है, that is the science of the classification. Linnaeus was the first who classified the organisms on the base of the overall resemblance. उन्हें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से देखकर बताया, तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उनको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन.
दूसरा जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो क्या होता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस क्या है, इकोलॉजिकल नीच इसका बेस है, एंड एबिलिटीज एज टेरेस्ट्रियल, एरियल, एक्वेटिक एंड फाइलोजेनेटिक classification is the another type of the classification which is based on the evolutionary and the genetic relationship of the organism। अब जनरली आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो तीन तरह का है। पहला कौन सा, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो इकोलॉजिकल निच पर डिपेंड करता है, उसका बेसिक कैरेक्टर होता है। और एबिलिटी एज टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टेरेस्ट्रियल है, एरियल है या एक्वेटिक है। और तीसरा जो टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो किस पर बेस है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस है। कुछ नाम पढ़ लेते हैं, जैसे कि कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था आप जानते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, कब दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1758। क्या दिया था इन्होंने, 7 रैंक और 30 टैक्सा, ये उन्होंने दिए थे। उसके बाद आया डब्ल्यू हेनिंग्स। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, कैलेडिस्टिक मेथड दिया था और इन्होंने बनाया था फाइलोजेनेटिक ट्री। और ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है इट इज़ नोन एज द कैलेडोग्राम। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है अर्नेस्ट मायर का। इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत बार पूछा गया है नीट के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन आप जानते हैं आर.एच. व्हिटेकर, वेरी फेमस साइंटिस्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वूज ने क्या दिया था, 3 डोमेन सिस्टम दिया था उन्होंने, और 3 डोमेन सिस्टम, और उन्होंने क्या किया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, कुवियर स्मिथ ने 6 किंगडम दिए। गया था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, क्रोमिस्टा, प्लांटी और फंगी एंड एनिमेलिया। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कुछ नाम है आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सिस्टमैटिक्स। अब एक नया टर्म आता है, सिस्टमैटिक्स क्या है। देखिए, सिस्टमैटिक टर्म भी किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। मतलब क्या है, जो सिस्टमिक टर्म है वो लैटिन भाषा के या लैटिन लैंग्वेज के सिस्टेमा टर्म से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या है, सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या है, हाउ विल यू डिफाइन, इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फोकसिंग बोथ ऑन देयर कंपैरेटिव रिलेशनशिप एज वेल एज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम स्टडी करते हैं और डाइवर्सिटी को किस बेस पर, उनके कंपैरेटिव रिलेशनशिप पर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। 2 तरह की होती है जो सिस्टमैटिक्स है। पहली क्या है, क्लासिकल सिस्टमैटिक। क्लासिकल सिस्टमैटिक जो है वो कहती है कि स्पीसीज टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टैटिक क्वांटिटी एंड बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसके हिसाब से जो भी चीज़ डिपेंड करती है डाइवर्सिटी की वो स्पीसीज सेंटर पॉइंट पर आता है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैटिक है और ये किस पर डिपेंड करता है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या बताया, बायोसिस्टमैटिक। इन्होंने कहा कि 2 चीज़ें होता है, यहाँ पर 2 डायमेंशन ले लिए इन्होंने, एक हो गया डायनेमिक और क्या हो गया, स्टैटिकली डेटा कंपाइल्ड टू अंडरस्टैंड द प्रिमिटिवनेस advancement and interrelationship between the different species. Then second point is of the systematic related to the nomenclature. Nomenclature का मतलब क्या होता है, to giving the name to the organism। जो नया organism क्रिएट हो, जो डिस्कवर किया जाएगा उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। जब हम ये बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर जो है 2 तरह के सिस्टम है। पहला कौन सा है, पहला है वर्नाक्यूलर नेम, लोकल लैंग्वेज का नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ फ्रॉग को हिंदी में मेंढक कहा जाता है, तो जर्मन में कुछ और कहा जाता होगा, फ्रेंच में कुछ और कहा जाता होगा। ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो द नेम ऑफ द लोकल नेम्स आर डिफरेंट। इस चीज़ को कवर करने के लिए, ठीक है, एक इंटरनेशनल सिस्टम दिया कैरोलस लीनियस ने, जिसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नेम होंगे। ठीक है, कितने नेम होंगे, 2 नेम होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, जनरली किस में होते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं और लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट इन इटैलिक्स। पहला जो नाम है होगा वो जेनेरा को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा नाम हो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, व्हेन इट स्टार्ट टू राइट विद द कैपिटल, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, जो सेकंड नेम होगा वो किसका होगा,
वो स्पीसीज का होगा, वो स्पीसीज का होगा, और हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, इट ऑलवेज विद स्मॉल लेटर। ओके, अगर हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों नामों को सेपरेट लिखना पड़ेगा और दोनों को क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। दीज आर द रूल्स टू राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है यानी कि कंप्यूटराइज्ड है, तो कंप्यूटराइज्ड में जैसे अभी ऊपर बताया क्या प्रिंटिंग होगी, इटैलिक्स में होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, बुक्स दैट आर रोट बाय द कैरोलस लिनियस। पहली जो बुक है फिलोसोफिया बोटेनिका। ठीक है, इसमें क्या अच्छा पता, प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद क्या आया, स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में पब्लिश किया था नोमेनक्लेचर ऑफ द फर्स्ट टाइम फॉर द प्लांट्स। कितने प्लांट लिए थे, 5900। सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल्स का नोमेनक्लेचर था, कितना था, 4326 एनिमल्स वाज देयर। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम हमसे पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम गिवन बाय, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए जाएंगे वो कुछ जो है कमेटीज़ हैं, ठीक है, वो कराएंगे। जैसे पहली जो कम्युनिटी है वो ICBN, इट वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1961। व्हाट इज द नेम, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इट इज़ रिलेटेड टू द प्लांट। अगर प्लांट का कोई नया एनिमल डिस्कवर, प्लांट कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो ICBN उसे नाम देगी। आफ्टर दैट ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर रिलेटेड टू द नेमिंग ऑफ द एनिमल्स। ICNB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। C का मतलब क्या होता है, C का मतलब ये हर जगह आपको अलग रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये किसके लिए है, बैक्टीरिया को, अगर कोई नया आता है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड आएगा। उसके बाद क्या है, ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। उसके बाद क्या है, ICTV, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ द वायरसेस। ये नाम आप लोग याद रखिए, यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है C4 कमेटी या C4 कोड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं पर नाम का वेरिएशन कर सकते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हेयरआर्की। हेयरआर्की का मतलब क्या होता है कि जो रैंक या टैक्सा दिए हुए हैं उनको किस प्रीफेंस में ऐड करेंगे, किस प्रीफेंस में अरेंज करेंगे, उसको हम टैक्सोनॉमिक हेयरआर्की कहते हैं। ठीक है, इट द फर्स्ट गिवन बाय द लीनियस, जिसने 5 रैंक दिए थे, ध्यान रखना है, लीनियस ने 5 रैंक दिए थे। कौन कौन से दिए थे, क्लास, ऑर्डर, जिनस, स्पीसीज एंड वैरायटी, फ्रॉम अपर टू लोअर। ठीक है, उसके बाद 3 कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं। कौन कौन से, किंगडम ऐड किया गया, डिवीजन और फाइलम। डिवीजन आप जानते हैं, डिवीजन होता है प्लांट के लिए और फाइलम होता है एनिमल्स के लिए। अब इसके बीच में 21 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं, 21 कैटेगरीज हैं। और बहुत जाहिर सी बात है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट मतलब ज़रूरी, अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये 7 कैटेगरी आपको क्या करनी पड़ेंगी, यूज करनी पड़ेंगी। पहली जो कैटेगरी है वो है किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी है, इसमें क्या होगा, डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा होंगे, सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होंगी। ठीक है, क्या होता है, फाइलम एंड डिवीज़न। ठीक है, और ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या हैं, किंगडम है, किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। दिस इज द हेयरआर्की ऑफ दीज 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये जो पूरा सिस्टम है ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे अरेंजमेंट पूछ सकता है कि ये क्या अरेंजमेंट है, अप डाउन कर सकता है। स्पीसीज जो टर्म है, सबसे पहले हम स्पीसीज से बात करते हैं, क्योंकि स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। स्पीसीज कैन नॉट बी डिवाइड, किसने दिया था, ठीक है, जॉन रे ने दिया था। हु गिव द टर्म, ठीक है, दैट इज जॉन रे। ठीक है, इट हैज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन, इट हैज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्या होगा, व्हाट इज द स्पीसीज, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं, वे ऑर्गेनिजम्स जिनमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है उसको हम पॉपुलेशन या स्पीसीज कहते हैं। और ऐसी स्पीसीज
ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप जिनमें इंटरब्रीडिंग हो सकती हो और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हों, ये जरूरी है, ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह सकते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज शेयर कॉमन जीन पूल। एक ही स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनका जीन पूल कैसा होगा, सेम होगा, ऑलमोस्ट कॉमन होगा, एंड दे शेयर द कॉमन जीन पूल। ओके, देन अब हम बात करते हैं, स्पीसीज हम लोगों ने बात की, अब हम क्या बात करेंगे, जेनेरा की। बहुत सारी स्पीसीज एक साथ मिलकर क्या बना लेती हैं, जेनेरा बनाती है, द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। पूछा गया है कई बार, जैसे पोटैटो, ठीक है, मकोए और ब्रिंजल, ठीक है, दे हैव द डिफरेंट स्पीसीज बट दे हैव द सेम जेनेरा। द स्पीसीज ऑफ द पोटैटो इज ट्यूबरोसम, स्पीसीज ऑफ मकोए इज निग्रम एंड स्पीसीज ऑफ ब्रिंजल इज मिलोजेना। लेकिन इनका स्पीसीज क्या है, इनका जो जेनेरा है वो क्या है, डेटा सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मिलोजेना, ठीक है, बिलोंग टू द सेम जीनस। इसी तरह से लोयन, टाइगर एंड लियोपार्ड दे आर ऑल्सो बिलोंग टू द जेनेरा पैंथरा। इनके इन तीनों का जेनेरा कैसा है, सेम है। अगली जो कैटेगरी आती है, दिस इज द फैमिली। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनेरा। बहुत सारे जेनेरा मिलकर क्या बना लेंगे, एक फैमिली बनाएंगे, ठीक है, विद लेस सिमिलैरिटीज देन जीनस। जीनस में देखें, स्पीसीज के अंदर डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जेनेरा में स्पीसीज मिल जाती हैं तो कुछ लेवल पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। फैमिलीज में सिमिलैरिटीज कम होती हैं रिलेटेड टू द जेनेरा। ओके, फॉर एग्जांपल जेनेरा सोलेनम, ठीक है, पेटूनिया, धतूरा एंड एट्रोपा बिलोंग टू द सेम फैमिली। इसको कौन सी फैमिली, सोलिनेसी। जो सोलेनम जेनेरा है, पेटूनिया है, धतूरा है, एट्रोपा है, इनकी एक ही फैमिली है जिनको क्या कहते हैं, सोलिनेसी। इसी तरह से जो पैंथरा एक जेनेरा है और फैलिस, ठीक है, दीज आर बिलोंग टू द सेम फैमिली दैट इज नोन एज द फैलिडी। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, उसके बाद कैटेगरी आती है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज। ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज दे हैव द लेस सिमिलैरिटीज देन द फैमिली। जैसे जैसे हम बड़ी कैटेगरीज की तरफ चलते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हैं, फैमिलीज हैं, ठीक है, कॉन्वो ल्यूलेसी और सोलिनेसी, ठीक है, वो क्या हैं, दे बिलोंग्स टू द पोलिनोमियल्स। जो पोलिनोमियल्स है ये ऑर्डर है इसका, कॉन्वो ल्यूलेसी का और सोलिनेसी का, ये तो दोनों फैमिलीज हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फैमिलीज हैं। और इन फैमिलीज का ऑर्डर क्या है, द फैमिली, इनका ऑर्डर है पोलिमोनियल्स, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, क्लास। क्लास क्या है, क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। उसके बाद क्या जाएगा, फाइलम। फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। उसके बाद क्या जाएगा, किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन हियरार्की, मतलब स्टार्ट हमेशा कहाँ से करेंगे, किंगडम से करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला कंटेन्स द मैक्सिमम डिससिमिलैरिटीज, मैक्सिमम डिफरेंसेस एंड मिनिमम सिमिलैरिटीज, ठीक है। यहाँ तक बात क्या हो, यहाँ तक मैंने आपको 7 जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनके बारे में बताया है। अब एक पॉइंट आएगा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट मॉयर। और ये किस पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। जो हमने बताया था आप लोगों को, जो भी ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, वो अगर इंटरब्रीड कर रहा है और फर्टाइल जनरेशन क्रिएट कर रहा है, वो स्पीसीज है, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसका भी हमने बात की थी, कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या किया था, 3 डोमेन दिए थे, ठीक है। ये जो डोमेन है, इट द हायर कैटेगरी देन द किंगडम। इन्होंने 3 डोमेन कौन कौन से दिए थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। These are the 3 domain that are provided by the Carl Wood. Domain is the higher category than the kingdom. Okay? Then अभी तक आप लोगों ने पढ़ा
सिस्टमेटिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब क्या होता है, ये कुछ हेल्पिंग टूल्स होते हैं जो हमें क्लासिफिकेशन को स्टडी करने में, सिस्टमेटिक्स को स्टडी करने में, टैक्सोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला है पॉइंट है वो है हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम में डेड प्लांट प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ द डेड प्लांट्स which are identified and arranged according to their taxonomic status। मतलब ये जो सेवन ओब्लिगेट कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी हैं, यहाँ पर इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है। जो हर्बेरियम है इट इज़ एक्ट एज ए रेफरेंस लाइब्रेरी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा जो टैक्सोनॉमिक एड है रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह यूज किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी जो हर्बेरियम है दैट इज used as the taxonomic aid। इसको क्या कहते हैं, it is also known as the hortus siccus, that means dry garden। इसमें क्या होता है, इसमें this includes the indication of their botanical name, family, order and division। यानी कि इस बेसिस पर इनको अरेंज किया जाता है। हर्बेरिया का एक और बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया, ऑल्सो सर्विंग एज द क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज होता है टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में, तो वो कौन है, इट इज़ द हर्बेरियम। ठीक है, अब हर्बेरियम बनाई कैसे जाती है, तो ये छः स्टेप है। कलेक्शन करेंगे किसका, किसी भी प्लांट का, उसके बाद क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको क्या करेंगे, पॉइजनिंग करेंगे यानी कि उसको प्रिजर्व करेंगे, माउंटिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हर्बेरियम इज एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये सबसे प्राइमरी काम। ठीक है, अब कुछ बात समझिएगा। लार्जेस्ट हाइबेरिया जो हर्बेरिया है इट इज़ द रॉयल बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट क्यू लंदन में। भारत के अंदर कौन सा है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम शिवपुर कोलकाता। दोनों को याद रखिएगा, जनरल एग्जामिनेशंस में, नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन ऑल्सो रिलेटेड टू द प्लांट बेसिकली, बट इट इज रिलेटेड टू द लिविंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, इट इज द एक्स सीटू कंजर्वेशन एज फाउंड इन द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, लंदन क्यू में, ठीक है, वो वहाँ पर बनाया गया है और इसको कहते हैं बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इट वाज फाउंडेड बाय द विलियम एल्टन। किसने बनाया था, विलियम एल्टन ने बताया था। ठीक है, अब कुछ भारत के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, ठीक है, लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये कुछ बोटेनिकल गार्डन्स हैं भारत के, इनको आप याद रखिएगा। इतना ही पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है म्यूजियम। म्यूजियम और हर्बेरिया लगभग सेम है। अगर हर्बेरिया किसके लिए हैं, प्लांट के लिए हैं, तो म्यूजियम एनिमल के लिए हैं। ठीक है, म्यूजियम किसके बेसिकली किसके लिए होते हैं, म्यूजियम बेसिकली एनिमल्स के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ और प्लांट भी यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रिजर्वेशन ऑफ द सुकुलेंट प्लांट्स। कहाँ, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुकुलेंट प्लांट अदर स्पेसिमेन टेक्स प्लेस इन FAA, फिक्सेटिव है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। इंसेक्ट जो हैं वो इंसेक्ट बॉक्स में, ठीक है, प्रिजर्व किए जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है और उनको क्या कहता है, पिनिंग करके रखा जाता है। देन जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स लाइक टू द बोटेनिकल गार्डन्स, वहाँ पर लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है इन द रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। पहला जो जूलॉजिकल पार्क है वो लंदन जूलॉजिकल पार्क है, वो वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1828। ठीक है, सबसे बड़ा जो जूलॉजिकल पार्क है वो है क्रूगर जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, क्रूगर में साउथ अफ्रीका में मिलता है।
ठीक है। इसके अलावा क्या है, भारत के अंदर लगभग 300 यानी कि 300 जूलॉजिकल पार्क्स हैं, और अलीपुर जूलॉजिकल पार्क जो कोलकाता में है, जूलॉजिकल गार्डन जो है वो सबसे बड़ा है भारत के अंदर। उसके बाद क्या था, की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कहते हैं की को, ठीक है। इट हैज़ ए लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे, आप उसको रिलेट करेंगे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म से, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं दे आर नोन एज द कपलेट ऑफ की, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कपलेट ऑफ की कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर क्या, जहाँ पर हमें ऑप्शन लेना होता है, टू अपोजिट ऑप्शंस, क्या लेने होते हैं हमें इसमें, की में टू अपोजिट ऑप्शन। जैसे आपको एक एनिमल दिया, उस एनिमल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है, तो वहाँ पर आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए होंगे, दैट कि नोटोकोड इज प्रेजेंट और नोटोकोड इज एब्सेंट, सो बोथ आर अपोजिट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कपलेट ऑफ द की। तो ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशंस हैं कि वो कहाँ जाएगा, अगर उसके अंदर नोटोकोड है तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, कोडेड कंसिडर करेंगे, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इनवर्टिब्रेट कंसिडर करेंगे। सो इसी तरह से एक कैरेक्टर के दो उसके अंदर आपको टाइप मिलेंगे, तो दैट इज नोन एज द कपलेट ऑफ की। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे पूछा जाता है व्हाट इज द फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, जितने भी प्लांट होते हैं किसी भी हैबिटेट के अंदर उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द फ्लोरा, ठीक है, दैट इज नोन एज द फ्लोरा। उसके बाद क्या होता है, नेटिव फ्लोरा। नेटिव फ्लोरा का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस और नेचुरल प्लांट, ऐसे प्लांट जो किसी हैबिटेट के अंदर जनरली मिलते हैं। हॉर्टिकल्चरल फ्लोरा जो ह्यूमन बीइंग द्वारा डेवलप किए जाते हैं। वीड प्लांट आप लोग पढ़ चुके हैं, अनडिजायरेबल प्लांट। मैनुअल्स क्या है, यहाँ से पूछा जा सकता है। मैनुअल्स का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट होती है, ठीक है, पूरे एरिया के ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, विच इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन द गिवन एरिया। दे कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस। मोनोग्राफ का मतलब क्या है, मोनोग्राफ का मतलब होता है इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सोन, जो एक टैक्सा के बारे में जानकारी देता है, उसको मोनोग्राफ कहते हैं। उसके बाद कैटलॉग। कैटलॉग क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है। क्या है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है स्पीसीज का, डिस्क्राइब देयर फीचर्स, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, नमस्कार।